बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए हम कर रहे हैं। आज हमने करना है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, वाटसन एंड क्रेक मॉडल। 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रेक ने दो यंग रिसर्चर्स थे द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने क्विकली वर्क किया था डीएनए पे और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। मैंने बताया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल डबल हेलिक्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें इसकी बेसिस जो है वो पॉइंटेड इनवर्ड की इन साइड पे जो बेसिस होती हैं, उसके जो स्ट्रैंड हैं वो शुगर फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। बेसिस जो है वो इनवर्ड अटैच होती हैं और बेसिस जो है प्यूरिन जो है, जो कि लार्ज बेसिस होती हैं, वो पॉइंटेड इनवर्ड होती हैं टूवर्ड्स द पायरीमाइडिन स्मॉल बेसिस की तरफ। और इनका डायामीटर दैट इज अबाउट कांस्टेंट डायामीटर अपना मेंटेन करती हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन द बेसिस, यानी कि यहाँ पर इनकी बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और एक टर्न का जो लेंथ आती है दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉम। वाटसन और क्रेक ने डीएनए का ये मॉडल जो था डिस्क्राइब किया था, जिसमें ये स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल दिखाया गया है कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कंसिस्ट करता है और इसमें थायमिन और एडेनिन की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ए जो है वो सी के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसी तरह गुआनिन और थायमिन के दरमियान जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और ए 10 बेस पेयर्स आते हैं एक टर्न में, यानी कि डीएनए की जो एक टर्न आती है कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बेस पेयर किस तरह, जिस तरह ये एक बेस पेयर है, इसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती हैं इन द ईच टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। और डीएनए डबल हेलिक्स ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं, जैसा ये फॉस्फेट ग्रुप दिखाया, दिस इज द राइबोज शुगर और ये शुगर फॉस्फेट और दैट इज पॉइंटेड इनवर्ड टुवर्ड्स द बेसिस। और लार्ज बेस जो है जैसे एडेनिन जो है वो स्मॉल बेस, प्यूरिन जो है वो पायरीमाइडिन के साथ, ए जो है वो टी के साथ, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करती है और जो बेस पेयर्स होती हैं इनमें फ्लैट मैनर में और एक स्टैक की फॉर्म में अरेंज होती हैं और इनका जो बेसिस का आपस में जो डिस्टेंस होता है दैट इज अबाउट 0.34 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे से अपार्ट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था वाटसन एंड क्रेक मॉडल, जिसमें उन्होंने बॉन्डिंग बताई हुई है, उनका डिस्टेंस बताया हुआ है, उसमें ग्रूव बताए हुए हैं, मेजर ग्रूव कहाँ पे प्रेजेंट होता है और माइनर ग्रूव क्या है। तो ये जो है ये माइनर ग्रूव होते हैं जो डबल हेलिक्स के दरमियान आते हैं, और मेजर ग्रूव जो पूरे एक कंप्लीट टर्न में जो ग्रूव आता है दैट इज अ मेजर ग्रूव। जिस तरह यहाँ से जो है ये सारा यहाँ से यहाँ तक मेजर ग्रूव है। ये जो है वो एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ बेसिस जो है वो बॉन्डिंग बनाती है। उसके बाद आता है कि डीएनए में रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। वाटसन क्रेक मॉडल जो है इमीडिएटली इन्होंने सजेस्ट किया था और बेसिस प्रोवाइड की थी कि डीएनए की कॉपी होती है, कॉपी के बारे में, यानी कि उसकी कॉपी जो इंफॉर्मेशन होती है ये वो कम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है। इसलिए 3 मॉडल जो थे वो सजेस्ट किए गए थे कि ऑब्जर्व की ये जो थे हाइपोथेसाइज किए गए थे कि एक मॉडल, फर्स्ट मॉडल था कंजर्वेटिव मॉडल जो था, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो रिमेन इंटैक्ट ही रहता है, यानी कि खुलता नहीं है, अनजिप नहीं होता, बल्कि इस तरह ही रहता है और जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं वो इंटायरली न्यू डॉटर
स्ट्रैंड होते हैं जो कि उसके जिसमें कहते हैं उसे मॉडल समझ के उस तरह का एक स्ट्रक्चर दो जो है वो बन जाते हैं, लेकिन जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एज सच ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती, यानी कि वो अनजिप नहीं होता, अनकॉइलिंग नहीं होती उसमें, और इंटैक्ट रहता है। और जो डीएनए की कॉपीज होती हैं वो इंटायरली न्यू, यानी कि जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं वो इंटायरली न्यू कॉपीज पे कंसिस्ट करते हैं, उसमें जो ओल्ड ये पेरेंटल स्ट्रैंड है उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये शो करता है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है वो अनजिप होता है, यानी कि खुल जाता है। जैसे ये ब्लू डार्क ब्लू में दिखाया गया है, जब ये खुल जाता है तो एक स्ट्रैंड ये है, इसका दूसरा स्ट्रैंड ये दोनों स्ट्रैंड एक मॉडल के तौर पे काम करते हैं, और इस तरह जो भी बेस पेयर जो भी न्यूक्लियोटाइड इस पे अटैच होते हैं उसी के कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, और इस तरह जो नया स्ट्रैंड बनता है, डॉटर सेट स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, वो उसमें न्यू स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड की कॉपी प्रेजेंट होती है, इसमें दोनों स्ट्रैंड होते हैं डॉटर अकॉर्डिंग टू द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, यानी कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो ओपन होता है, अनजिप होता है, और न्यू स्ट्रैंड जो है उसमें नए न्यूक्लियोटाइड आके अरेंज होते हैं, और इस तरह जो नया स्ट्रैंड बनता है वो कॉपी होती है, उसमें एक पहले वाला स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है और एक जो है वो नया आके एडजस्ट हो जाता है। दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि कुछ पार्ट कंजर्व होता है और कुछ जो है वो नया बन जाता है। डिस्पर्सिव मॉडल जो है वो ये शो करता है कि डीएनए जो है कम्प्लीटली डीएनए का मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, और हर दोनों यानी कि दोनों इसके स्ट्रैंड जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और नए स्ट्रैंड छोटे छोटे जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है वो उनके दरमियान आके एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह जो नया डॉटर स्ट्रैंड होते हैं वो मिक्सचर होता है ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड का। इस तरह ये आपको स्ट्रैंड में आपको डार्क और लाइट बैंड नजर आ रहे हैं। तो इस डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का मॉलिक्यूल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और उससे दरमियान में नए न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं, और वो दोबारा जो है वो इस तरह न्यू स्ट्रैंड जो बनता है वो पुराने वाले और नए वाले का डिस्पर्सिव एक मिक्सचर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि इन तीनों में से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है और उसमें से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट इज अ मेसेल-स्टेहल एक्सपेरिमेंट। ये डीएनए के 3 हाइपोथेसिस यानी कि 3 रेप्लिकेशन के लिए मैथ्यू मेसेल और फ्रैंकलिन स्टेहल ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बैक्टीरिया को लिया और बैक्टीरिया को मीडियम में यानी कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग आइसोटोप्स N15 में इन्होंने इसको बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। तो ये आइसोटोप हैवी आइसोटोप्स था नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन बेस अटैच होती है ना, तो इसलिए उन्होंने नाइट्रोजन का आइसोटोप्स लिया 15, और ये 15 आइसोटोप जो था वो डीएनए के बैक्टीरियल के डीएनए में बेस पेयर में इनकॉर्पोरेट हो गया। कुछ जनरेशन्स के बाद इन्होंने डीएनए ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का डीएनए जिसको उसने डेंजर मीडियम में ग्रो करवाया था, फिर उन्होंने उसको एक लाइटर मीडियम में यानी कि पहले नाइट्रोजन 15 में रखा था, फिर नाइट्रोजन 14 में रखा था। मेसेल्सन और स्टेहल ने ट्रांसफ़र किया था बैक्टीरिया को 15 से नाइट्रोजन 15 के मीडियम से नाइट्रोजन 14 के मीडियम में, और डीएनए को डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इन्होंने कलेक्ट किया, और ये देखने के लिए कि असल में डीएनए में रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये इन्होंने बैक्टीरियल सेल लिया था, और ये उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था इस मीडियम में, इसमें आइसोटोप उसमें कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया ना। तो इस कल्चर मीडियम में उन्होंने जो नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया था दैट इज नाइट्रोजन 15, उसके बाद उन्होंने उसको लाइटर मीडियम में ग्रो करवाया दोबारा से नाइट्रोजन 14 के मीडियम में। और असल में मैं बता बैक्टीरिया की कॉपी हो रही होती है, तो बैक्टीरिया की जब कल्चर मीडियम में कॉपी हो रही थी तो उसमें डिफरेंट टाइमिंग यानी कि 0 मिनट के बाद बैक्टीरिया को सैंपल लिए, 20 मिनट्स के बाद और 40 मिनट्स के बाद जो रेप्लिकेशन हुई ना उनके सैंपल ले लिए। उन सैंपल को उन्होंने बैक्टीरिया को
बैक्टीरियल के सैंपल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसे सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में रखा, फिर उसे स्पिन करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया और डिफरेंट जो थे उसकी डीएनए के जो नए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, डीएनए के डबल स्ट्रैंड बने थे, वो उन्होंने डिफरेंट जो थे वो अपने साइज के अकॉर्डिंग और जो उन्होंने सेडिमेंट लेयर बनाई थी सीजियम क्लोराइड में उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट सैंपल को अलग कर लिया। और ये असल में ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रॉन्ग है, कौन सा राइट है। अच्छा, इसके बाद जब इन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया और उनके पास ये इन्होंने रिजल्ट प्रेडिक्ट किए थे, ये ग्रुप उन्होंने कंट्रोल ग्रुप लिया था जिसमें डीएनए का ओरिजिनल दिखाया गया है कि डीएनए जो ओरिजिनल डबल हेलिक्स है वो लाइटर होता है। फिर उन्होंने जब उसको 15 यानी कि नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया था तो हैवी आइसोटोप्स की वजह से इसका जो था दोनों स्ट्रैंड जो थे वो जब उन्होंने 15 में ग्रो करवाया था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो थे वो बहुत स्ट्रैंड हैवी थे, इसीलिए ये डीएनए जो था वो नीचे उन्होंने सेडिमेंट्स लेयर बनाई थी टेस्ट ट्यूब में। सेकंड में जो F1 जनरेशन आई डीएनए की, यानी कि जब उन्होंने लाइटर मीडियम में ग्रो करवाया तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जब सेपरेट हुए, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड कौन से थे 15 वाले, क्योंकि इसको 15 में ग्रो करवाया गया था। जब लाइटर मीडियम में ग्रो करवाया गया तो फिर देखा गया कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए। जिस मीडियम में ग्रो करवाया था उस मीडियम में से उसने नाइट्रोजन की बेसिस ली जो कि लाइटर थी, इसी वजह से उसमें जो डीएनए का डबल हेलिक्स आया उसमें एक स्ट्रैंड जो था वो 15 वाला था जिसमें पहले ग्रो करवाया गया था और एक जो था वो लाइटर था। तो लाइटर और हैवी होने की वजह से उसने जो इसकी जो सेडिमेंट लेयर बनी थी टेस्ट ट्यूब में वो इस सेगमेंट में वो यहाँ पे आके अरेंज हो गए, यानी कि लाइटर और हैवी डीएनए के डबल हेलिक्स के सेंटर में आके अरेंज हो गया। फिर F2 जनरेशन, यानी कि जब उस कुछ ज़्यादा टाइम पास आउट होने के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई, अब ये जो स्ट्रैंड है इसमें एक हैवी स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड जो है वो लाइटर स्ट्रैंड है। लाइटर स्ट्रैंड के नाइट्रोजन का लाइटर स्ट्रैंड है जिस मीडियम में ग्रो करवाया। फिर ये दोनों स्ट्रैंड में दोबारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ तो लाइटर वाले ने दोबारा से लाइटर बना दिया और दूसरे वाले ने यानी कि हैवी वाले ने दोबारा से एक लाइटर और एक हैवी बना दिया स्ट्रैंड। इसी वजह से इनकी ये सेडिमेंट्स लेयर बनी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, असल में क्योंकि उसको ग्रो करवाया गया था पहले हैवी आइसोटोप में ग्रो करवाने का क्या रिजल्ट था ये कि उसमें डबल हेलिक्स जो था वो यहाँ पे आके उसकी बेस पे आके उसने सेडिमेंट्स बनाई डीएनए के डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ने। फिर जब उसको लाइटर मीडियम में ग्रो, जब 0 सेकंड में तो कोई चेंजिंग नहीं ना आई होगी, इसलिए 0 सेकंड में ये रिजल्ट आएगा उसको। 20 मिनट्स के बाद जब एक जनरेशन प्रोड्यूस होगी, एक दफ़ा रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया तो उसके पास एक हैवी स्ट्रैंड था ये वाला, इसमें से जब क्योंकि ये दोनों सेपरेट होंगे तो एक हैवी स्ट्रैंड आएगा और एक लाइटर कैसे आएगा क्योंकि उसे लाइटर मीडियम दिया गया है, इसी में से उसने नाइट्रोजन की बेसिस ली ना, फिर उसने इस मीडियम में से ली जो कि लाइटर था, तो इस वजह से इसमें से जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए ये वाले तो दोनों स्ट्रैंड के सेपरेट होने के बाद एक जो था वो उसका हैवी स्ट्रैंड बन गया और दूसरा जो था वो लाइटर हो गया। इसलिए उसने ना लाइटर स्ट्रैंड में था ना हैवी स्ट्रैंड में, दरमियान में आके सेडिमेंट बनाई। लेकिन जब यही स्ट्रैंड जब मजीद टाइम पास हुआ तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, तो इनमें से एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाला था, एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 वाला था। 14 वाले ने क्योंकि अब दोबारा उसको 14 में ग्रो करवाया गया ना तो उसने दोनों ही 14 के स्ट्रैंड बना दिए, इस वजह से ये दोनों स्ट्रैंड 14 के थे। और इसमें ये एक हैवी था ओल्ड वाला था और एक जो था वो हैवी लाइटर स्ट्रैंड था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, कि एक स्ट्रैंड उसमें पेरेंटल होता है और जो सेकंड स्ट्रैंड होता है वो रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड होता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया गया था।